A very good morning, students. Today, this is our sixth part of the chapter The French Revolution. Now, in our last class, we discussed about the Olympe de Gouges, what rights she declared regarding the females also as equal to men as a citizen of France, and how much she laid emphasis on the equality, that women should not be deprived of any of the rights such as voting right or the political rights. In order to protect the rights of the women, they should be active in every aspect of life. Now today we are going to start the new topic, that is the abolition of slavery. क्योंकि जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर हम यह बात करें सोशल रिफॉर्मेटिव अगर कोई काम हुआ है सोशल रिफॉर्म के रूप में ड्यूरिंग दी जैकोबिन रूल के टाइम पे, तो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ है वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. तो पहले हम बताएंगे आपको कि जो फ्रांस है उसने जो कॉलोनीज अपनी बनाई थी कैरेबियन सी रीजन में, वो तीन थी मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो. और ये तीनों कॉलोनीज चूँकि कैरेबियन रीजन में हैं, जो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है. ये समझ लीजिए जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में और नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका आइलैंड, इस रीजन में बीच में ग्रेटर एंटाइल्स आपको दिख रहे हैं और लेसर एंटाइल्स दिख रहे हैं. जो ग्रेटर एंटाइल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं सैन डोमिंगो का लोकेशन है, और जो लेसर एंटाइल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं मार्टिनिक और ग्वाडेलूप को. ये इनका लोकेशन है, ये इस रीजन में ये मिलते थे और यहाँ पे ये फ्रेंच कॉलोनीज थे. और ये जो हैं सप्लायर्स थे उन कमोडिटीज़ के, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी. यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन था. तो यहाँ इस एरिया को ये लोग फ्रांस के लोग यूज़ करना चाहते थे कि अगर हम यहाँ पर प्लांटेशन एरिया बना दें, प्लांटेशन क्रॉप्स में के रूप में इन क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और इन रीजन को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हमारे वर्कर्स वर्क करें. पर लेकिन यूरोपियंस जो थे दे वर एक्चुअली नॉट विलिंग टू गो, इतनी दूर नहीं जाना चाहते थे और ऐसे लैंड पे नहीं जाना चाहते थे जहाँ के बारे में वो कुछ जानते नहीं हो. इस रीज़न से यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हुआ. यहाँ पे लेबर का शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नहीं था कि उन लोगों से काम करवा पाते. तो इन्होंने क्या किया कि स्लेव ट्रेड शुरू किया, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज. क्योंकि ये रीजन जो है ये भी अमेरिका वाला ही रीजन है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में रीजन में ये कॉलोनीज थी, इनका लोकेशन यहाँ पे था. तो दिस वाज द रीजन दैट व्हेन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज फॉर्म्ड बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, तो ये 17th सेंचुरी में एक अच्छी तरह से ग्रो करने वाला स्लेव ट्रेड यहाँ पे शुरू हुआ, जहाँ पे फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो बॉर्डियक्स और नांटीज से जाते थे अफ्रीकन कोस्ट में. अफ्रीकन कोस्ट का रीजन जो है वो सदर्न ऑफ सहारा के साइड से यहाँ जा करके वहाँ से स्लेव्स को ले करके आते थे. वहाँ पे स्लेव्स उसके लाने के पहले जैसे उन्होंने खरीद लिया वहाँ के चीफ से, लोकल चीफ जो होते थे उन लोगों के, उनसे खरीद के उनको ब्रांडेड कर देते थे. ब्रांडेड मतलब कि ये इनको खरीदा है, इन लोगों ने खरीदा है, उनके ऊपर कोई निशानी जैसा बना देना, और फिर हथकड़ी या बेड़ी लगा के शैकल्ड मतलब हथकड़ी या बेड़ी लगा करके उनको ले जाते थे और शिप में ले जा करके, जो कि 3 महीने का एक लंबा वॉयज, मतलब एक आप समझिए कि अटलांटिक से लेकर के कैरेबियन सी तक पहुंचना एक लंबा ड्यूरेशन था, जिसमें 3 महीने का समय लग जाता था. दैट इज व्हाई हियर इट इज मेंशन 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean.
तो करीबियन सी के रीजन में वो लोग पहुँचे एंड देन दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। जो वहाँ पे प्लांटेशन ओनर अपॉइंट किए गए थे जो कि वहाँ पे काम करा रहे थे, उनको ये स्लेव्स बेच दिए जाते थे। एंड देन फाइनली वो जो प्लांटेशन के ओनर थे वो लोग शुरू करते थे एक्सप्लॉइट करना स्लेव लेबर को, उनसे काम करवाना शुरू करते थे। तभी ये जो इनकी ग्रोइंग डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, जो ग्रो कर रही थी डिमांड शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की, टोबैको की, इन सब की रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये अपने यहाँ भेज करके पूरी कर रहे थे। फिर पोर्ट सिटीज़ जैसे बॉर्डियक्स और नांटीज़ की जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर हमें देखने को मिल रही थी उस समय, जो ग्रो कर रहा था, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहा था, ये स्लेव ट्रेड की मदद से ही कर रहा था। And it is noticed that throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France. पूरी 18th सेंचुरी तक ऐसा बहुत ही कम हुआ कि वो क्रिटिसाइज़ किया गया स्लेवरी को, क्योंकि नेचुरल है कि जो कंट्री है, जो फ्रांस की जो कंट्री है, वो पूरे जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो सब ग्रो कर रहे थे स्लेव ट्रेड की मदद से। वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनकी मदद से ग्रो कर रही थी, तो वो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन हालांकि नेशनल असेंबली में कई बार लॉन्ग डिबेट्स तो हुए कि क्या राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है राइट्स को, जो सिटीजन्स ऑफ फ्रांस के लिए है, तो क्या केवल ये फ्रांस तक ही सीमित रहेगा कि उनको क्या वहाँ तक एक्सटेंड नहीं करना चाहिए जहाँ तक उनकी फ्रेंच कॉलोनीज़ है। कॉलोनी का मतलब ये कि उनका राज्य जहाँ तक दूसरे देशों में है, क्या वहाँ पे नहीं राइट्स मिलने चाहिए? जहाँ हम बात करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, तो क्या ये राइट्स केवल फ्रांस तक सीमित रहेंगे? फ्रांस का अगर रूल बाहर के देशों पर है जहाँ पर इनका कंट्रोल है, क्या वहाँ पर हमें ह्यूमन राइट्स या फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के राइट्स नहीं देने चाहिए? तो इसके बारे में डिस्कशन तो होता था, पर जैसे कि आपको पता है कि वहाँ के बिजनेसमैन क्लास जो हैं वो पूरी तरह से इसका विरोध कर देते, तो चाह कर भी कोई लॉ पास नहीं किया नेशनल असेंबली में। डिस्कशंस तो हुए पर ये लॉ पास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि बिजनेस क्लास या बिजनेसमैन जो हैं इसका सख्त विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम जो है, उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, टोटली डिपेंड कर रही थी स्लेव ट्रेड पर। लेकिन फाइनली कन्वेंशन ने 1794 में इसको स्लेवरी एबॉलिश कर दी थी, वो सभी जगह पे जहाँ पे इनका कंट्रोल था, यानी कि इनकी फ्रेंच कॉलोनीज़ में भी ये एबॉलिश कर दी गई थी। हालांकि ये बहुत ही थोड़े समय के लिए तात्कालिक मतलब मेजर रहा, क्योंकि कुछ समय के बाद 10 ही साल बाद, यानी कि 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पे कंट्रोल हुआ या उन्होंने रूल करना शुरू किया, तो इन्होंने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया था। और जो प्लांटेशन ओनर्स हैं understood their freedom, including the right to enslave the African Negroes in pursuit of their economic interest. इसका मतलब ये समझ चुके थे जो प्लांटेशन ओनर्स थे कि अब उन्हें फिर से फ्रीडम मिल गया है कि वो फिर से एनस्लेव करें, मतलब कि स्लेव ट्रेड को फिर से शुरू कर दें और अपनी आर्थिक फ़ायदे उठाते रहें। तो ये क्या हुआ कि ये जो अफ्रीकन नीग्रोस कहा जा रहा है, एक्चुअली ये एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है जो एक्चुअल इनहैबिटेंट होते हैं, या इंडिजिनस पीपल या एक्चुअल इनहैबिटेंट। तो वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो थे अफ्रीका के उस रीजन में जो सहारा डेजर्ट के बाद साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट मिलते हैं, उस रीजन में ये जो लोग रहते हैं, वहाँ के एक्चुअल नागरिक जो हैं वहाँ के, उनको हम लोग नीग्रोस कहते हैं। लेकिन नीग्रोस को एक डेरोगेटरी, एक इंसल्टिंग टर्म के रूप में यूज़ करना मना है, अब ये यूज़ नहीं किया जाता है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखिए इस पेज में, तो एक पिक्चर दी हुई है जो एक उस फिगर को लेबल किया है एज द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। ये किस ईयर में, 1794 में ये प्रिंट हुआ और ये डिस्क्राइब कर रहा है।
तो अगर कभी कभी आप लोगों के बोर्ड क्वेश्चंस के हिसाब से आपके क्लास 9 का भी सिलेबस तैयार होता है, उसमें अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें आपको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। तो रिकग्नाइज एंड नेम द इमेज, तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करिए। अब हम दूसरा टॉपिक द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ को डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशन का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक नॉर्मल डे लाइफ में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा उसका। तो यहाँ पे द फर्स्ट लाइन बिगिंस एज कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वी वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty, equality into everyday practice. अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो ये एक कनेक्शन बना रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक नॉर्मल ज़िंदगी को असर डालती हैं, क्या वो बदल देंगी पहनावे के तरीके को, कपड़े पहनने के तरीके को, या भाषा को बदल देंगे, या वो चीज़ें जो हम रीड करते हैं बुक्स को वो बदल देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज देखा फ्रांस ने 1789 के बाद, क्योंकि 1789 में जहाँ पे बास्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल और बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा गया, क्योंकि उसके क्या असर पड़ा इन सब चीज़ों का, इन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने कौन से ऐसे लॉज पास किए जिसकी वजह से जो आइडियल हैं, जो आइडियल मतलब आदर्श चीज़ें तो हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लेकिन मतलब एक व्यवहारिक जीवन में कैसे इन चीज़ों को, इन आदर्शों को हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे उनको यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत बड़ा कदम हुआ जब बास्टाइल द प्रिजन ऑफ बास्टाइल ये गिरा दिया गया समर 1789 में। उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, ये आपके लिए जान लेना आवश्यक है। इसके पहले 1789 के पहले यानी कि ओल्ड रिजाइम के समय सभी रिटन मटेरियल, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, कोई बुक हो, कोई नाट्य हो, प्ले हो, कुछ भी आपने लिखा, पढ़ा, बोला, एक्सप्रेस किया, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपती है तो वो रूलिंग रेजिम के विरोध में नहीं छपेगी, ऐसा नियम था। लेकिन जैसे ही ये ख़त्म हुआ, ये रेवोल्यूशन के तौर पे क्या फ़र्क पड़ा, अब जो सेंसरशिप था, मतलब कि किताबों पे, लिखन पे, एक्सप्रेशन पे जो सेंसरशिप था, जैसे ही इनको राइट्स दिए गए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जैसे ही प्रोक्लेम किए गए, इसका मतलब कि बोलने की आपको आज़ादी है, अपनी बातों को रखने की आज़ादी है, ये नेचुरल राइट्स बन गए जैसे ही फ्रांस के। तो वैसे ही एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हो गया, जहाँ वो रोक के रखे थे कि हमारे रूलर्स का कोई विरोध नहीं होगा, ये समाप्त होते ही लोगों का रहने का तरीका या उनके सोचने का तरीका, या न्यूज़पेपर में छपेंगी न्यूज़ तो कुछ भी छपेंगी, इसका मतलब विरोध भी होगा, रूलिंग रेजिम का विरोध भी एक्सप्रेस होगा, रूलिंग अथॉरिटीज़ की बातें छपेंगी तो उनका विरोध की भी बातें छपेंगी, विरोधियों की भी बातें छपेंगी, और इस तरीके से दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे, दोनों एक दूसरे का जवाब देंगे। तो जवाब देने से क्या होगा, एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत। यहाँ पे लोगों को पूरी आज़ादी थी अपनी बातों को रखने का, उनकी इच्छाओं को एक फ्रीडम है कि आप एक्सप्रेस करिए अपनी बातों को, चाहे वो भाषण के रूप में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में छापने की बात हो, चाहे पैम्फलेट्स छपवाइए, चाहे बुक्स करिए, चाहे पिक्चर्स प्रिंट कराइए, चाहे आप अपनी नाट्य के रूप में प्ले सॉन्ग्स हों, चाहे फेस्टिवल प्रोसेशन यानी कि झांकियों के रूप में आप निकाल रहे हैं, सारी बातें जहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ गए इन चीज़ों से, मतलब whatever news is being published on the newspaper, it is being read by number of people. The number of people are also watching the plays.
नाटक के रूप में आपने अब एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को एक्सप्रेस कर दिया, या किसी राज्य, किसी पॉलिटिकल की बातें लिखी, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में लिखा, उनका विरोध जता दिया नाटक के थ्रू। तो कुछ भी छपना या करना, अपने को खुद को एक्सप्रेस करना, पूरा फ्रीडम मिल चुका था। Now this was one way which could grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. इसका मतलब क्या है कि जहाँ एक तरफ ये एक तरीका था कि जब लोग अपनी बातों को लिबर्टी या जस्टिस के साथ अपने को, जो फिलोसोफर्स की बातों को, जो अभी तक क्या था, हैंडफुल ऑफ पीपल कुड रीड। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले कुछ ही लोग थे जो लिटरेट थे, नहीं तो बाकी लोग जब क्लब में डिस्कस करते थे ज़ोर ज़ोर से बोलते थे ताकि उनकी बातें दूसरे भी सुन सकें और उन तक भी वो बातें पहुंच सकें। इसका मतलब सब पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो सीन चेंज हो रहा था जब लोग सब पूरा जो फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ कभी कुछ लोग ही रीड करते थे, अब सब लोगों के अंदर क्या हुआ कि जैसे किताबें छपनी शुरू हुई जो आसानी से मिलने लगी, तो एजुकेशन भी ग्रो करने लगा। कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने को क्राउन करते हैं एज एन एम्परर ऑफ फ्रांस। तो इसके पीछे हम थोड़ा सा आपको फिर से एक रिवीजन के तौर पे आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे मिडिल क्लास और वेल्दियर क्लास ने, जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत हुआ था, वैसे ही रिच और वेल्दियर क्लास ने कंट्रोल कर लिया था पावर को, और उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि आप जो है प्रॉपर्टीड जो पीपल हैं केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टी पीपल हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग राइट्स डिनाई कर दिया था, बंद कर दिया था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया था। और इन लोगों ने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट किया, क्योंकि ये वेल्दियर क्लास ही वोट कर सकता था, तो उन लोगों ने इलेक्ट करके 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया और 1 डायरेक्टरी बनाया। पर इस बार डायरेक्टरी बनाने में, जैसे कि अभी तक क्या था, जैकोबिन रूल के समय केवल 1 रूलर था। जैसे कि अगर हम ये समझें कि जैकोबिन रूलर प्लस काउंसिल, तो यहाँ पे 2 इलेक्टेड काउंसिल के साथ साथ डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए। 5 मेंबर होंगे, अगर एक ही होगा जैसे जैकोबिन रूल के समय था तो डिक्टेटरशिप हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्टरी में हम 1 रूलर की जगह 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बना देंगे तो उससे फ़ायदा होगा कि अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर केवल एक के हाथ में नहीं रहेगा, इसलिए बना दिया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब भी कोई बहस होती थी, कोई मतभेद होता था, कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और डायरेक्टरी के बीच में, तो डायरेक्टरी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करती थी, डिसमिस कर देती थी। डिसमिस करने की वजह से बार बार एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाती थी कि जब होता है डिसमिस हो गया, जब होता है डिसमिस हो गया, तो कोई लॉ, कोई रूल, कोई पास नहीं हो पा रहा है। एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई, राजनीतिक अस्थिरता की, जिसकी वजह से अनिश्चितता, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं रह गई। इन्हीं सब चीज़ों ने नेपोलियन बोनापार्ट को वो मौका दिया कि वो यहाँ पे एज अ एम्परर उन्होंने अपने को क्राउन किया। ऐसी कंडीशंस ने उनको रास्ता दिया, इट पेव्ड द वे। ही अपने को उन्होंने कहा, अपने को कंसिडर किया कि एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मॉडर्न करने वाला। इन्होंने स्लेवरी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को फिर से इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स किया, ये सारी लॉज इन्होंने बनाया। शुरुआती दौर में तो सब लोगों ने इनको कंसिडर किया कि हाँ ये बड़े लिबरेटर हैं, क्योंकि जब इन्होंने स्लेवरी इंट्रोड्यूस करी तो वो जो स्लेव ट्रेड चल रहा था वो फिर से चलने लगा, तो नेचुरल है कि फ्रांस की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस क्लास का ग्रो करना फिर से शुरू हो गया ज़्यादा। तो ये चीज़ें जब शुरुआती दौर में हुआ तो सबको लगा अरे ये तो बहुत लिबरेटर हैं और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत हम लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो
प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दे दी है, और इन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स को ला करके सबके साथ कोई बीमारी ना हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब लोगों को एहसास हुआ, जैसे कि हम देखते हैं कि शुरू में इन्हें लिबरेटर जो फ्रीडम दिलाएंगे लोगों को, ऐसा कंसिडर करा, लेकिन बाद में जब नेपोलियनिक आर्मीज़ जो हैं नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी कंट्रोल करने लगी, और वहाँ की जो रूलिंग डायनेस्टीज़ थी हर एरिया में, उनको हटा करके अपने फैमिली मेम्बर्स को बना करके एज अ रूलर या एरिया का डायनेस्टी हेड, मतलब जो डायनेस्टीज़ रूलिंग डायनेस्टीज़ को हटा करके अपनी फैमिली मेम्बर को बना दे रहे थे वहाँ का हेड। तो इस तरह से देखा गया कि ही इज़ एक्चुअली वॉट ही इज़, people started viewing him as an invading force, हमारे ऊपर कंट्रोल करके हमारी हर चीज़ों पे अपना कंट्रोल और अपने फैमिली मेम्बर्स का कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। और फाइनली इनको जो है हरा दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू में, जो कि 1815 में बैटल वॉज फॉट इन 1815, लड़ाई लड़ी गई। और many of his measures that carried revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on the people long after the Napoleon had left. उन्होंने जो ज़्यादा emphasize किया था, जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेगेसी रहे पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। दी स्प्रेड, मतलब ये फ्रांस में ही नहीं रह गए, फ्रांस से अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज दैट वर इन यूरोप 19th सेंचुरी में वहाँ तक गए, और जहाँ जहाँ भी फ्यूडल सिस्टम डेवलप था वो सब कुछ एबॉलिश कर दिया गया। और इसका मतलब दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड ऑल्सो। जैसे कि अपने देश में राजा राम मोहन रॉय या टीपू सुल्तान are the two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. टीपू सुल्तान पे भी के ऊपर भी देखा गया कि कैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ने इम्पैक्ट डाला जो कि फ्रांस में था, और कैसे राजा राम मोहन रॉय ने एज अ फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया वर्क किया। और कॉलोनाइज पीपल जो हैं, जिन्होंने आइडियाज़ जो हैं ये सब किया कि जो बॉन्डेड स्लेवरी है दैट शुड नॉट बी देयर, वो उसका अंत हो जाना चाहिए। तो फाइनली फ्रांस में जो है 1848 में स्लेवरी जो है एबॉलिश कर दी गई। इवन द कॉलोनाइज कंट्रीज़ में जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी वहाँ पर भी एबॉलिश कर दी गई थी स्लेवरी। तो फाइनल एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी हम देख सकते हैं 1848 में हुआ था। और ये भी हमने देखा कि कैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑल दी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, हाउ दिस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड इम्पैक्ट, ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उनके यहाँ भी कैसे ये मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यहाँ पे हम बॉक्स 2 में देखते हैं बच्चों कि राजा राम मोहन रॉय was one of those who was inspired by these new ideas of the France. The French Revolution and the later July Revolution excited his imagination. जो जुलाई रेवोल्यूशन था वो फ्रांस में 1830 में हुआ था। बच्चों जुलाई रेवोल्यूशन जो है वो सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहा जाता है, जो 1830 में हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ और लुई 16 का एंड हुआ उससे। और इसमें देखेंगे कि चार्ल्स 10 को मतलब जुलाई रेवोल्यूशन जो 1830 में जो सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाता है, उसकी वजह से मतलब दिस रेवोल्यूशन लेड टू द ओवरथ्रोइंग ऑफ द रूल ऑफ Charles 10. And so here we end the chapter of the French Revolution, and please keep revising your work, keep completing your assignments, and in case of now next time we'll be starting our new class. Till then, goodbye.